जी जनाब, वंस अगेन वेलकम बैक आफ्टर अ ब्रेक। और आपको पता है जो सिनेरियो आजकल चल रहा है कोरोना का, हर जगह ये सुनने में आता है कि बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल करनी पड़ेंगी, अपनी डाइट को कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाना पड़ेगा, मास्क का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी हम इन सारी चीज़ों को करने के बाद कोरोना से बच सकते हैं। और ये कोरोना की एक ऐसी वबा है जिसके जाने का हमें नहीं पता कि ये कब जाएगी। तो इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि हमें बात बात पे चीज़ों की अवेयरनेस होनी चाहिए। हम जहाँ जिससे मिलें हमें उनको बताना पड़ेगा कि अगर आप ये चीज़ें फॉलो नहीं कर रहे तो बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं, क्योंकि वाकई अभी भी बहुत ऐसे लोग हैं जो शायद कोरोना को इतना सीरियसली नहीं ले रहे, जिनकी फैमिलीज़ में हो गया, जिन्होंने खुद सफ़र कर लिया, वो इस चीज़ की नौयत को समझ सकते हैं। आज जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, शी इज़ अ न्यूट्रिशनिस्ट, और वो हमें बेहतरीन तरीका बताएंगी कि किस तरह से हमने अपने आप को एक ऐसे सांचे में ढालना है जहां हम और भी चीज़ों से बच सकते हैं, साथ साथ कोरोना से भी बच सकते हैं। तो आइए वेलकम करते हैं, हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं डॉक्टर निदा रशीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक। आप थैंक यू सो मच निदा कि आप हमारे शो में तशरीफ़ लेकर आई, और बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों से पहले एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ। अक्सर हम वर्ड्स यूज़ कर रहे होते हैं न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि दोनों का काम वाइस वर्सा एक साथ पैरेलल चल रहा होता है। इसके अंदर डिफरेंशिएट हम कैसे कर सकते हैं, हम ये किस तरह से इसको अलहदा कर सकते हैं कि जी न्यूट्रिशनिस्ट ऐसा होता है, इनके काम ये होते हैं, और डाइटिशियन के ये काम होते हैं। तो कैन यू प्लीज़ टेल अस? न्यूट्रिशनिस्ट से मैं स्टार्ट लेती हूँ। न्यूट्रिशनिस्ट जो है, आपको जैसे अभी मैं अवेयरनेस देने यहाँ पे आई हुई हूँ, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, एनजीओज़ पे हम हेल्थ की गाइडेंस दे रहे होते हैं फूड के थ्रू। तो ये काम हमारे न्यूट्रिशनिस्ट का होता है। और डाइटिशियंस का हॉस्पिटल में क्लिनिकल रोल होता है, जिसमें आपकी थेरेपेटिक डाइट्स आ जाती हैं। उसका जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं, अगर एक रीनल फेलियर का पेशेंट है तो उसके लिए, किडनी इश्यूज़ हैं उसको, तो उसके लिए हम पोटाशियम, सोडियम, इन चीज़ों को, प्रोटीन के इंटेक को हम थोड़ा सा लेस रखते हैं उनकी डाइट में। तो ये फॉर एग्जांपल इस चीज़ में आएगा। तो ये दोनों का रोल हम थोड़ा अपार्ट करते हैं इस चीज़। अच्छा, मतलब न्यूट्रिशंस में ये होता है कि हम पोर्शंस बना देते हैं कि आपने इन चीज़ों की इंटेक ज़्यादा करनी है, आपकी बॉडी में इस चीज़ की कमी है। और डाइट में बेसिकली हम खाने पीने की चीज़ों को फोकस कर रहे होते हैं कि हेल्दी डाइट अगर हमने रखनी है तो हमने क्या क्या खाना है। हॉस्पिटल डाइट्स आ जाएंगी उसमें, और जिसमें थेरेपीटिक मेन जो ओके। अच्छा, अगर हम इन सारी चीज़ों को लिंक करें कोरोना से, ठीक है, तो सबसे पहले मुझे ये बताइएगा, न्यूट्रिशनिस्ट जो है वो एक न्यूट्रिशन बेस्ड अगर एक चार्ट बनाता है और कोरोना से लिंक करता है उसको, तो इन दोनों का आपस में रिलेशन किस तरह से बनेगा? न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियंस का मेन रोल जब कोरोना के थ्रू आया तो उसमें मेन चीज़ थी अवेयरनेस, क्योंकि कोरोना ने सबसे पहले न्यूट्रिशन की अवेयरनेस को बहुत उजागर किया है, ठीक है, कि डाइट का कितना इम्पोर्टेंस था हमारी डेली लाइफ में, हमारी डिजीज़ को कंट्रोल करने के थ्रू। तो ये कोरोना डिज़ीज़ ने इस चीज़ को और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है। तो उधर से हम स्टार्ट लेते हैं कि न्यूट्रिशनिस्ट का क्या रोल होगा। वो न्यूट्रिशन केयर प्लान बनाएगा, एनसीपी जिसको कहते हैं, और वहाँ पे आपकी इंटरवेंशंस होती है, वैल्यूएशंस होती हैं, डायग्नोसिस होते हैं, आपके मेडिकल हिस्ट्री ली जाती है, आपके एंथ्रोपोमेट्रिक होती है जिसमें आपके बीएमआई, आपके फिजिकल साइन एंड सिम्टम्स वगैरह देखे जाते हैं। उसके बाद आपके आ जाते हैं बायोकेमिकल या क्लिनिकल, जिसमें आपके टेस्ट आ जाएंगे, लैब वैल्यूज़ आ जाएंगी कि आपका एल्बुमिन कितना, आपका यूरिन टेस्ट, आपका ब्लड टेस्ट, इसके थ्रू आप जज कर रहे होते हैं। और लास्ट जो है आपकी डाइटरी हिस्ट्री के ऊपर जाया जाता है कि आपको डाइट में कहाँ कहाँ कौन सी चीज़ एग्जैक्टली। एलर्जीज भी तो फिर बेसिकली बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि किसी चीज़ से आपको एलर्जी तो नहीं है, वो भी बड़ा ज़रूरी हो जाता है देखना। हाँ जी, आप जैसे कोरोना के अंदर हमारी डाइट के थ्रू सबसे पहले इम्पोर्टेंस दी गई। सेकंड स्टेप था कि हम डिफरेंट मेडिकेशंस को इम्पोर्टेंस दे रहे थे, जो कि एंटीवायरल थी, एंटीबायोटिक्स थी, उनको जैसे कि रेमडेसिविर हो गया। तो इन मेडिकेशंस को हमने लाया गया, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज़ को अगर हमने सेम फॉलो किया जाए, जैसे गार्लिक भी है वो एंटीवायरल था, उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, या ग्रीन टी जो है, जिंजर ग्रीन टी जो है, वो भी आपको एंटीवायरल प्रॉपर्टी
फैसिलिटीज़ दे रही है। तो यहाँ से इसकी इम्पोर्टेंस को ज़्यादा मतलब लाइट में लाया गया कि ये इसके थ्रू भी कंट्रोल किया जा सकता है। साथ साथ न्यूट्रिशन चल रहा है, साथ साथ मेडिकेशंस चल रही हैं। ओके, मतलब वो सारी चीज़ें जो शायद हमने अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं की थी, इस डर से कि कोरोना ना हो जाए, हमने उन सारी चीज़ों पे आ गए। बिल्कुल सही। अच्छा, एक और चीज़ बताइएगा कि जो डाइटिशियन की स्टडीज़ और एजुकेशन होती है वो तो मुख्तलिफ होती है न्यूट्रिशनिस्ट की स्टडीज़ से? डाइटिशियन की स्टडीज़ जो होती हैं और न्यूट्रिशनिस्ट की बेसिकली सेम ही है। अच्छा। लेकिन इसके थोड़े से रोल अपार्ट हो जाते हैं। जैसे कि न्यूट्रिशनिस्ट का अगर आप, जैसे मैं अभी कोरोना की अवेयरनेस दे रही हूँ, ये न्यूट्रिशनिस्ट के रोल में आ जाएगा। अच्छा। और डाइटिशियन का जो रोल हो जाएगा वो थोड़ा हॉस्पिटल डाइट्स में चले जाएंगे। आप थोड़ा कम्प्लेक्स हो जाएगा उसमें, जैसे ओबेसिटी आ गया, उसकी कैलोरीज आ गई, उसमें आपने कौन सी चीज़ें लेनी है, कौन सी चीज़ें नहीं लेनी, उसमें हॉस्पिटल डाइट्स आ गई, सॉफ्ट फूड आ गए आपकी। इस तरीके से तमाम जो डाइट्स आ जाती हैं वो डाइटिशियन की स्टडीज में आ जाएंगी। ओके। अच्छा, अभी हमने सुना था कि वैक्सीन भी अल्लाह का शुक्र है आ चुकी है, ट्रायल बेसिक उससे एरा से निकल गई है। अब उसके बारे में आगे आप क्या कहेंगी कि क्या आपको लगता है कि ये वैक्सीन किस तरह से लोगों को देनी चाहिए, इसकी अफोर्डेबिलिटी, इसकी अवेलेबिलिटी इन एवरी हॉस्पिटल्स किस तरह से होगी? वैक्सीन, ये तो बहुत खुशी की बात है कि वैक्सीन आई है पाकिस्तान में और आज ही मेरे ख्याल में इंपोर्ट हो रही है। इमरान खान हमारे जो प्राइम मिनिस्टर के बहुत थैंक यू, उन्होंने इस चीज़ को बहुत किया। और सेकेंडली ये है कि लोगों को इस चीज़ को लेना है। अब सबसे पहले पैरामेडिक स्टाफ को लगेगी, उसके बाद हमारी आम आवाम तक जाएगी। मतलब प्रायोरिटीज डिसाइड कर लिए जाएंगी कि सबसे पहले किन्हें लगनी चाहिए, फिर किन्हें लगनी चाहिए। और सेकेंडली आम आवाम तक आएगी। तो उस चीज़ को हम लोगों ने इस चीज़ की इम्पोर्टेंस को भी लोगों तक पहुंचाना है, जिसके लिए आज हम आप सबके साथ मौजूद हैं। इसमें जैसे कि लोगों का कुछ फियर्स होते हैं, उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए अगर मैं आपको बताऊं, जैसे उसमें कुछ इनएक्टिव इंग्रेडिएंट्स यूज़ हो रहे हैं, सुक्रोज यूज़ हो रहा है, या पोटाशियम यूज़ हो रहा है, या सोडियम यूज़ हो रहा है, ये तमाम इनका डाइट से लिंक है। जैसे हम यखनी यूज़ कर रहे थे फॉर कोरोना के लिए, ताकि उसमें इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पे काम की जाए, तो एज ए पेंसिलिन रिएक्ट कर रही थी। ठीक है, उसके इंग्रेडिएंट्स में क्या आ जाता है, जैसे उसके में सोडियम आ गया, पोटाशियम आ गया, उसके कैल्शियम आ गया। तो ये जो हमारा ब्रॉथ था, यखनी थी, इसके अंदर वेजिटेबल या फिश या चिकन के सोर्स है, तो ये तमाम इंग्रेडिएंट्स उसमें भी मौजूद थे। लेकिन अब आपको इसके इनएक्टिव इंग्रेडिएंट्स जो हैं आपको वैक्सीन के थ्रू भी मिल रहे हैं, तो वो इस चीज़ से डरना या घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसका न्यूट्रिशन और हमारी डाइट से प्रॉपर लिंक्ड है, तो आप इस चीज़ को लें, लगवाएं और सेफ हो जाए। हाँ। लेकिन एक बात है कि जैसे पोलियो की वैक्सीन आई थी एक वक्त, तो लोग बड़ा डर गए थे, बड़ा घबरा गए थे कि जी साइड इफ़ेक्ट्स के अंदर नुकसानात लोगों को वो हो रहे थे कि हाँ जी शायद हमें ये भी प्रॉब्लम हो सकती है, इसका ये साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है। तो आप थोड़ा सा हमारे नाजरीन को ये बताएं और उनको क्लियर करें कि अगर ये वैक्सीन आप लगवाते हैं तो इस तरह के जो आपके डर और खौफ हैं कि ये साइड इफ़ेक्ट्स बहुत बुरे हो सकते हैं, वो नहीं होंगे। सबसे पहले तो मेरी फैमिली जैसे यूके में है, तो उन्होंने खुद लगवाई है, मेरी फुप्पो ने, मेरी चाचू चाइना में, उन्होंने लगवाई है और वो 100% उनके रिजल्ट आए हैं। फर्स्ट 2 डेज थोड़ा सा डिजीनेस था, उनको थोड़ा सा हेडेक हुआ है, लेकिन सेकंड डे से वो प्रॉपरली इस चीज़ को मतलब उन्होंने उससे बाहर निकल गए और वो अब रिलैक्स हो गए कि अब ज़ाहिर कोरोना से जान छूटने लगी आहिस्ता-आहिस्ता। ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। लेकिन एज अ न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन जो मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे यखनी है, वो एज ए पेंसिलिन का काम कर रही है, वो आपकी बॉडी में एज ए इम्यून बूस्टर के तौर पर काम कर रही है। उसमें क्या चीज़ें हैं, कैल्शियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, ये उसके तमाम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उसमें हैं। इसी तरीके से वैक्सीन के अंदर भी, जो कि मैंने लिंक किया ताकि आप लोगों का खौफ और जो भी चीज़ें हैं वो निकल जाए। हाँ, इसके इनएक्टिव इंग्रेडिएंट्स में ये भी मौजूद हैं, तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, एक और चीज़ बताइएगा कि जो कोरोना पेशेंट्स हैं वो ये वैक्सीन लगाएंगे तो जो है उनको ज़्यादा स्ट्रांगली इफ़ेक्ट करेगा, या फिर जो बीमारियों में मुब्तला हैं और इस तरह से जो प्रायोरिटाइज़ फिर करेंगे, या नॉर्मल जो लोग हैं जिनको अल्लाह का शुक्र है कोई और ऐसा बीमारी नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन कोरोना से बचने के लिए वो ये लगा सकते हैं, तो किन किन के लिए ज़्यादा मुफीद है? ये आपका डॉक्टर जो है आपकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री के हिसाब से आपको प्रॉपर प्रिस्क्राइब करेगा, क्योंकि हर हॉस्पिटल में हर नर्सेज या हर पैरामेडिक स्टाफ जो हैं वो आप लोगों के इस चीज़ के लिए प्रॉपर वो होंगे, और नॉर्मल लोगों
लोगों को ये लगाई जाएगी सबसे पहले, और ताकि आप उसके रिजल्ट्स भी देखें और जो थोड़े आप उस रिजल्ट्स को देख के इसकी इंपॉर्टेंस को। अच्छा, कोरोना पेशेंट्स ये वैक्सीन नहीं लगा सकते फिलहाल? आप नॉर्मल की तरफ जाए जा रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप इसका नोट किया जाएगा। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले हम जो बात कर रहे थे आपने ओबेसिटी का भी जिक्र किया था। अगर मैं कहूँ कि ओबेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल द डिजीजेस, क्योंकि इसकी जो बेस है वही शुरुआत होती है बाकी और दूसरी बीमारियों की, तो क्या वाकई ये ठीक बात है? स्टार्ट हम करते हैं क्योंकि हम कोरोना को लिंक कर रहे हैं, तो कोरोना से लिंकेज करते हुए ओबेसिटी की तरफ आएंगे, और साथ में कि हमारा इम्यून सिस्टम वीक क्यों होता है? हमारी अनहेल्दी डाइट्स हैं, हमारा लाइफस्टाइल जो है जिसमें हमारी एक्सरसाइज नहीं है, लोगों को स्मोकिंग की ज़्यादा आदत हो चुकी है, और डिफरेंट इस तरीके से चीज़ें ली जा रही हैं जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम जो है, स्ट्रेस है, स्लीप जो है प्रॉपर नहीं है, इसकी वजह से आपका प्रॉपर वो हो रहा है, इम्यूनिटी जो है आपकी बूस्ट नहीं हो पाती। सही बात, बूस्ट नहीं हो पाती, आपकी इम्यूनिटी लेवल्स लो हैं। तो उस चीज़ को हम लिंक करते हैं कि हमारे मुल्क में डायबिटीज़ या हमारे मुल्क में ओबेसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ की वजह से पाई जा रही है, ठीक है। तो ओबेसिटी का अब ये है कि मदर ऑफ ऑल डिजीज़ है, तो इस चीज़ के लिए आपको हर बंदे को अपना प्लेट मैनेजमेंट एटलीस्ट करना आना चाहिए, ताकि क्योंकि आप जितना इस चीज़ से बचेंगे उतना कोरोना से भी आप इम्यून हो जाएंगे। अच्छा, अब इसके साथ ये भी बताइएगा कि प्लेट मैनेजमेंट किस तरह से की जा सकती है और इसका क्या मतलब है? प्लेट मैनेजमेंट में सबसे पहले आम आवाम को समझाने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स, फाइबर्स, ये चीज़ों की समझ ज़रूरी होनी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स का क्या सोर्स है, जैसे कि अनाज हो गया हमारा, अनाज में क्या आ जाएगा? रोटी, चावल, ये वाली चीज़ें आ जाएंगी। प्रोटीन्स में हमारा क्या आ जाएगा? गोश्त आ जाएगा, अंडे, दालें, ये चीज़ें आ जाएगा। अगर वेजिटेरियन कोई है तो वो दालों की तरफ चला जाए, और अगर कोई एनिमल सोर्स को लेना पसंद करता है तो मीट, ये वगैरह चीज़ें आ जाएंगी। उसके बाद हमारा डेयरी का पार्ट ज़रूर होना चाहिए, तो उस चीज़ के लिए दूध, ये वाली चीज़ें। मैं टर्म्स को इसलिए एक्सप्लेन करी हूँ ताकि जब मैं प्लेट मैनेजमेंट में आऊँ तो आप लोगों को इस चीज़ की समझ हो। उसके बाद फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जो कि हमारे स्किन के लिए इन चीज़ों की बहुत ज़रूरी है। तो अब जब आप अपनी प्लेट मैनेज करने लगें तो एक प्लेट का अगर आप 100 पैरामीटर लेते हैं, ठीक है, उसका आधा बिल्कुल 50% जो है वेजिटेबल्स की तरफ अगर आप ले जाएं, और उसका 25% जो है आप प्रोटीन्स की तरफ ले जाएं, और कार्ब्स जो हैं, कार्ब्स को कंट्रोल करना है। कार्ब में मैंने क्या बताया था? रोटी, अनाज, ये वाली, ठीक है, ये वाली चीज़ों को आपने कंट्रोल करना है। 25 से आप स्टार्ट करें, अपने आइडियल वेट मैनेजमेंट से आप अपना स्टार्ट करें, आहिस्ता आहिस्ता आप अपने वेट लॉस की तरफ आएँ। 25 से 15 मतलब आपकी रोटी का साइज कम से कम होता जाएगा, ठीक है। अच्छा, ऐसा है कि हम बिल्कुल ही अगर ख़त्म रोटी चावल करते हैं तो शायद उससे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट जल्दी आए? रोटी चावल क्योंकि ये एनर्जी डेंस हैं, ठीक है। आप इसको अपनी डाइट से निकालेंगे तो आपकी इम्यूनिटी ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है, या आपकी इम्यूनिटी बहुत कम हो जाएगी। तो हम जिस फेज से गुजर रहे हैं वो है कोरोना का, हमें अपनी इम्यूनिटी को भी बैलेंस रखना है, उसको भी देखना है कि हमारी इम्यूनिटी कम ना हो जाए डाइट के चक्कर में। और हर रोज़ के काम जितने भी हम कर रहे हैं उसके लिए ब्रेन को एनर्जी की ज़रूरत है, और ब्रेन किससे? एनर्जी कार्बोहाइड्रेट के थ्रू आ रही है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने अपनी लाइफ में ज़रूर, मतलब जो डाइटिशियंस या न्यूट्रिशनिस्ट या आपको ट्रेनर्स ये बात कहें कि कार्ब को कम कर दें, नहीं, कार्ब को बिल्कुल 25-15 किसी अमाउंट में अपनी डाइट में लाजमी, मतलब लाजमी रखें ज़रूर, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हटा दें। बिल्कुल ठीक है, ओके। और वो एक होती है ना बच्चों की वो प्लेट्स आती हैं, वो पोर्शन बने हुए, तो मेरे ख्याल से वो वाली प्लेटर्स हमें ले लेने चाहिए, उससे बड़ा अच्छा कैलकुलेशन बन जाएगी, हर चीज़ हो जाएगा, वेट मैनेजमेंट आ जाएगी। हमारे मुल्क में ओबेसिटी का जितना भी बड़ा सलूशन प्रॉब्लम है वो कंट्रोल हो जाएगा। आप 425 कैलोरीज पर प्लेट के थ्रू दे दें तो बहुत बेस्ट है, और कोशिश करें कि इस चीज़ को अपनी लाइफस्टाइल का। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, हाँ वही मैं उसी पे आ रही थी कि डाइट के साथ साथ आपने एक्सरसाइज को भी कंटिन्यू रखना है, तभी शायद फायदा होगा। इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए एक्सरसाइज की भी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, ना सिर्फ कोरोना बल्कि ओबेसिटी। इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए एक्सरसाइज 30 मिनट्स तक आप ज़रूर करें। स्लीप जो है वो रात को हमारा मेलाटोनिन हार्मोन स्क्रीट हो रहा होता है, तो टाइमिंग का ख्याल रखें, टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखते रहें, और रात 8 या 9 बजे के बाद अपनी लाइट्स बिल्कुल ऑफ कर दें, ताकि आप जितनी अच्छी आपकी स्लीप होगी उतना ज़्यादा मेलाटोनिन
सर्टेन हार्मोन्स क्रिएट होगा, आपकी स्लीप वेल होगी और इम्यून सिस्टम आपका बेहतर रहेगा। और सबसे अच्छी बात होगी अंधेरे में आपको खाने पीने की चीज़ें भी नज़र नहीं आएंगी वरना अक्सर लेट नाइट हम खाना खा के फ्री हो जाते हैं और लेट नाइट फिर हमें मंचिंग का दिल करता है, तो जितना भी जंक फूड होता है, चिप्स, बिस्किट्स और वो फजूल चीज़ें जो शायद हमारा सिर्फ वज़न बढ़ाती हैं, वो हमारे इर्द गिर्द हमें सिर्फ नज़र आ रही होती हैं। अच्छा, एक और चीज़ होती है, लोगों का कॉन्सेप्ट ये होता है कि हम अगर सारा दिन भूखा रहेंगे और हम फाके एक तरह से जो हमारा समझते हैं लोग करने से हम जल्दी दुबले हो सकते हैं, हम हेल्दी रह सकते हैं। तो डू यू थिंक कि ये सारी चीज़ें हमें जो है फ़ायदा पहुंचा सकती है? मुझे तो लगता है कि उल्टी गैसेस ही पैदा हो जाती है और मतली होना शुरू हो जाती है खाली बिल्कुल सही बात है। हम किसी भी चीज़ को अपनी डाइट से बिल्कुल निकाल देना, ये उस टाइम के लिए तो आपको शायद थोड़ा फ़ायदा दे जाए। जैसे कि आम एक मिथ है, रोटी चावल निकाल दो तो हम पतले हो जाएंगे, ठीक, लेकिन ये मिथ शायद आपको 1 मंथ तक आपको इसकी इम्पोर्टेंस मिल जाए, लेकिन सेकंड मंथ में आपको डबल वेट गेन हो जाता है उस चीज़ की वजह से, क्योंकि या वेट स्टक के केसेस आने शुरू हो जाते हैं क्योंकि आपकी डाइट में से न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो गई है। और अगर आप सेम वही केस के अगर कोई डेफिशिएंसी हो रही है तो उसके बाद आपको उसके स्वेयर सिम्टम्स को फेस करना पड़ेगा। अच्छा, ये जो अभी आपने बात की कि वेट स्टक हो जाता है, दिस इज़ वेरी ट्रू। लोग एक रूटीन पे फॉलो कर रहे हैं डाइट प्लान्स को, वो एक्सरसाइज को, बट स्टिल उनका वेट एक जगह स्टक हो जाता है। तो व्हाट इज़ दैट रीज़न कि आपने अपनी डाइट में चेंजेस लाने चाहिए? क्या होना चाहिए? डाइट में प्रॉपर कैलोरीज के थ्रू आपने अपना वेट जो होता है लॉस करना होता है, ठीक है। आपकी कैलोरीज जो होती हैं फैट से भी आ रही होती हैं, प्रोटीन से भी, कार्ब से भी, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, डेयरी। अब अगर आप डाइट में किसी भी एक चीज़ को एक्सक्लूड कर देंगे तो उसका फंक्शन जो है वो दूसरा जो है दूसरा माइक्रोन्यूट्रिएंट है वो होल्ड नहीं करेगा, उसकी जगह जो है उसी इंग्रेडिएंट को चाहिए। तो आप उस न्यूट्रिएंट को अपनी डाइट में जब तक ऐड नहीं करेंगे वो वहीं पर रुका रहेगा, वेट आपका वहीं पे स्टक हो जाएगा। तो आपने अपनी हर चीज़ को बैलेंस लेकर चलना होगा, प्रॉपर डाइटिशियन या रजिस्टर्ड डाइटिशियन के थ्रू कंसल्टेशन में चलना होगा। लोग कहते हैं कि हम जो हैं घर में अपना वेट लॉस कर लेंगे, अच्छी बात है, करें, ट्राई करें, एटलीस्ट इस चीज़ की तरफ आएँ, लेकिन आप ये नोट करें कि जो मैंने अभी प्लेट बताई है वो एक जस्ट ओबीज जो इसको और कोई डिजीज़ नहीं है उसके लिए है, लेकिन जो बंदा जिसको PCOS है या जिसको थायराइड का इशूज़ है वो उसकी प्लेट बिल्कुल चेंज होगी। एग्जैक्टली वो तो फिर वही वाली बात है कि अपने डॉक्टर से आपको कंसल्ट करना पड़ेगा और जो वो एडवाइस करेंगे, जो आपको प्लान बना के देंगे, देन फिर आपको वो फॉलो करना पड़ेगा। फिर फॉलो करना होता है। जैसे PCOS है, आप उसमें आप ग्लूटन को निकाल देते हैं जो कि वीट वगैरह से हासिल हो रहा है, गंदम वगैरह से, डेयरी को निकाल देते हैं, दूध की चीज़ें, विटामिन D को ऐड करते हैं। ये छोटी मोटी टिप्स हैं जिससे शायद हमारी आवाम को थोड़ी इसकी इंपॉर्टेंस का पता चल जाए। थायराइड में भी जैसे सोया बेस्ड फूड्स होती हैं उनको हम निकाल देते हैं, उसमें भी ग्लूटन को बहुत कम किया जाता है। तो ये जो चीज़ें होती हैं इनको इम्पोर्टेंस की ज़रूरी है, ताकि ओबेसिटी का ये नहीं कि आपने बस रोटी चावल छोड़ा और सब कुछ हो गया, सारी चीज़ें हो गई। ये इम्पोर्टेंस है। फर्स्ट स्टेप से लास्ट स्टेप चलें, आपकी स्किन भी हेल्दी रहेगी, आपके स्किन के कोलेजन जो होते हैं वो भी हेल्दी वो आपको प्रोवाइड होंगे, आपके फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जितने सारी डेयरी, ये सारी चीज़ों से आप वेट भी लॉस करेंगे और आप हेल्दी भी रहेंगे। एग्जैक्टली और वही वाली बात है कि हर इंसान की बॉडी डिफरेंटली रिएक्ट करती है उनकी मुख्तलिफ चीज़ों से। अगर एक डाइट प्लान एक बंदा फॉलो कर रहा है और उसको असर कर रहा है, ज़रूरी नहीं कि वही डाइट प्लान किसी दूसरे को भी वैसे ही असर करे। तो इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा अगर हम समझ लेंगे और इनकी अवेयरनेस हासिल कर लेंगे तो आई थिंक हमारी ज़िंदगी और अच्छी और आसान हो सकती है। और हेल्दी लाइफस्टाइल इससे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस वक्त हम जिस पेंडेमिक में हैं, जिस एरा में हैं, वहाँ पर कोरोना ने जो हम पर धावा बोला है, उसके लिए हमें एजुकेटेड होना बड़ा ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू आवर हेल्थ एंड डाइट। थैंक यू सो मच डॉक्टर निदा वंस अगैन कि आपने बहुत अच्छी और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हमारे साथ इस वक्त डिस्कस की एंड बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी कि हमने किन चीज़ों को किस तरह से फॉलो करना है, तभी जाके हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल को जी सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ओके जी, इसी के साथ लेंगे यहाँ एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा।